मैं मनोज, अध्यक्ष हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज स्नातक द्वितीय वर्ष कला विज्ञान के हिंदी रचना 100 अंक विषय के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित दिनकर की रचना किसको नमन करूं मैं का पर केंद्रित व्याख्यान का तीसरा भाग प्रस्तुत है। विगत के व्याख्यानों में हम लोगों ने दिनकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने के साथ किसको नमन करूं कविता के कुछ अंशों पर चर्चा की थी, शुरुआती अंशों पर चर्चा की थी। आज उसके बाकी बचे शेष अंशों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि विगत व्याख्यान में कहा गया था कि कवि दिनकर ने अपने रचना कर्म के दौरान अपने जीवन काल में आज़ादी का संघर्ष भी देखा और आज़ादी प्राप्त होने के बाद की स्थिति भी देखी। आज़ादी के दौरान उन्होंने आज़ादी के संघर्ष को नज़दीक से देखा और आज़ादी की लड़ाई को वो बखूबी समझते थे कि आज़ादी की लड़ाई सामूहिक रूप से पूरे भारत में एक नए भारत की, आज़ाद भारत की परिकल्पना के साथ लड़ी गई थी। वो भारत एक स्वप्न की तरह था, सपने की तरह था कि आज़ादी मिलेगी, ब्रिटिश सत्ता वापस होगी तो अपना शासन होगा और जो भी सामाजिक अव्यवस्था है, व्यवस्थागत अव्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, जो वंचितों के हक का हनन है, गरीबी है, जात के नाम पर जो विभाजन है, धर्म के नाम पर जो द्वंद्व है, वो सब स्थिति को जब सत्ता अपने हाथों में आ जाएगी या स्वराज स्थापित हो जाएगी तो सब स्थितियां दूर हो जाएंगी और वो उस भारत का, उस सपने के भारत का निर्माण होगा। गांधी का भी सपना वही था। जिन लोगों ने स्वाधीनता का संघर्ष लड़ा वो केवल सत्ता से ब्रिटिशों को हटाना नहीं चाहते थे। केवल सत्ता हटाना ही उनका लक्ष्य नहीं था। सत्ता से हटाने के बाद एक नए भारत की तस्वीर बनाना, नए भारत की तस्वीर बनाने का लक्ष्य लेके उन्होंने लड़ा था और उन्होंने सपना देखा था कि अंग्रेज़ों को हम लोग यहाँ से सत्ता से हटा देंगे तो हम लोगों का शासन होगा और सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, यहाँ का हर नागरिक बराबर होगा, हर नागरिक को समान अधिकार होंगे, हर नागरिक को समान सुविधाएं मिलेंगी, चारों तरफ समेकित विकास होगा। लेकिन स्थितियां आज़ादी के बाद वैसी नहीं बनी। इसी को लेकर कभी आज़ादी के पूर्व के संघर्ष के सपने के भारत के से आज़ादी के बाद के बने भारत से तुलना करके और एक प्रश्नवाचक शैली में इस कविता की रचना करता है कि क्या ये जो भारत बना है, जिसमें गरीबी है, जिसमें अधिकारों का हनन है, वंचितों को हक नहीं मिल रहा है,
अमीर जो हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। क्या यही भारत के लिए स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई? क्या इसी भारत का नमन करूं मैं, जो भारत आज़ादी के दौरान के निर्माण की सोच से बिल्कुल विपरीत है? कि किसको नमन करूं मैं? कभी इस बहाने उस आज़ादी के दौरान के भारत और बने हुए भारत, आज़ादी के बाद जो वर्तमान भारत है, उसे तुलना करके लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न करना चाहता है, लोगों को जागृत करना चाहता है कि हम लोग उस भारत से बहुत दूर जा चुके हैं। वो भारत परिकल्पना थी, एक सोच थी, एक आदर्श था, जिस आदर्श के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। इसी संदर्भ में एक कविता लिखी गई कि आखिर आज के भारत में कौन से मूल्य हैं, कौन से यथार्थ हैं जिसका नमन किया जा सके, जिसका वंदन किया जा सके, जिसके आगे सर झुकाया जा सके। कभी विगत अंशों में आपको स्पष्ट हो गया होगा, आगे के अंशों की मैं चर्चा करता हूँ। तू तो है वह लोक जहाँ उन्मुक्त मनुज का मन है, समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है, जहाँ पहुँच मानते नहीं नर नारी दिग्बंधन को, आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को। जैसा कि मैंने कहा कि आज़ादी के पूर्व के भारत के आदर्श को आज़ादी के बाद के बने भारत के में कवि खोजना चाहता है, उन मूल्यों को खोजता है जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, कि आज़ादी के बाद उस भारत में ये मूल्य रहेंगे, लेकिन वो खोजता है तो मिलता नहीं। इसी पर वो कहता है कि तू तो है वह लोक जहाँ उन्मुक्त मनुज का मन है। कभी कहते हैं कि भारत वहाँ पर है, विश्व के संसार के उस कोने में भारत मौजूद है जहाँ के लोगों का मन उन्मुक्त हो, उनके मनों पर किसी तरह का बंधन न हो, मन सीमित न हो, उदार हो। जबकि इस भारत में लोगों का मन उन्मुक्त नहीं है। अगली शर्त बता रहा है, जहाँ भारत की सपने के भारत की, आज़ादी के दौरान के भारत की अगली शर्त थी कि समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन हो। संसार के किसी कोने में जहाँ भी समरसता है, समरसता के कारण लोगों के जीवन में स्निग्धता है, शांति है, वहाँ कवि कहता है कि वहाँ भारत है। भारत मानचित्र की रेखाओं में सीमित होने वाला भौगोलिक प्रदेश नहीं है। भारत एक विचारधारा थी, भारत एक चिंतन थी, भारत एक आदर्श था। और जहाँ भी समरसता है, जहाँ भी मनुष्य का हृदय उन्मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, जहाँ पहुँच मानते नहीं नर नारी दिग्बंधन को, जहाँ का मनुष्य, विश्व के किसी कोने का मनुष्य जो दिग्बंधनों को, लौकिक बंधनों को नहीं मानता हो, मनुष्य के बीच भेद नहीं करता हो, उस संसार के उस कोने में भारत है। भारत क्योंकि आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद
भारत जो विचारधारा है, जो आज़ादी के दौरान भारत की विचारधारा विकसित हुई थी, देश के किसी भी, विश्व के किसी भी कोने में जहाँ का व्यक्ति अपने आत्म रूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को, अपने आत्म का विस्तार पूरे विश्व में, आत्म में स्थित प्रेम का विस्तार पूरे विश्व में देखते हैं, वही सही अर्थों में भारतवासी हैं। भारत विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। भारत केवल मानचित्र पर खींची गई रेखाओं के बीच स्थित भूखंड का नाम नहीं है। भारत एक विचारधारा का नाम है। जो विचारधारा अगर किसी भी विश्व के कोने में रहने वाले मनुष्यों के हृदय में अगर वैसी विचारधारा है, जिसका हृदय उन्मुक्त है, मन उन्मुक्त है, जो जहाँ समरसता का वातावरण निर्मित है, जिस भूखंड में रहने वाले नर नारी किसी तरह के लौकिक विभाजन पैदा करने वाले बंधनों को, जाति के, धर्म के दीवारों को नहीं मानते, मनुष्य को एक जाति मानते हैं, अपने आत्म का ही विस्तार पूरे विश्व, आत्म में स्थित प्रेम का विस्तार पूरे विश्व में देखते हैं, वही भूखंड, वहीं पर रहने वाले हुए मनुष्य भारतीय हैं, भारतवासी हैं। क्योंकि भारत एक सपना था, एक विचारधारा का नाम था, जिसमें सबको अपने न्याय के अनुरूप उसे हक मिलने का वादा किया गया था। अगर ये वादा विश्व के किसी भी कोने में पूरा हो रहा है तो वहीं पर भारत मानना चाहिए। मैं उसी के सामने अपना मस्तक झुकाऊंगा, उसी का नमन करूंगा। कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। कवि कहता है कि कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न पावन को नमन करूं। विश्व के किसी कोने में ये सुंदर स्वप्न की खोज करूंगा, और जो भी जहाँ भी ये विचारधारा पल्लवित पुष्पित नजर आएगी, उसी को मैं नमन करूंगा, उसी स्वप्न को पालने वाले मनुष्यों को नमन करूंगा। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। शेष अगले व्याख्यान में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।